मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी हाजिर हूं आज का दृष्टिकोण लेकर। दृष्टिकोण यानी दिन भर की खबरें और उनका विश्लेषण। आज के दृष्टिकोण में किसान क्या कर रहे हैं इसकी बात करेंगे, बताएंगे चाइनीज वायरस का संकट कितना बड़ा, कितना खतरा घटा। पंजाब, क्या किसान वहां के मानेंगे या पंजाब को पूरी तरह से बर्बाद करके मानेंगे? क्या भारत और चीन के बीच तनाव अभी और ज्यादा बढ़ने वाला है? क्या पश्चिम बंगाल की लड़ाई में ममता बनर्जी को भाजपा चुनौती दे पाएगी? मध्य प्रदेश में जो धार्मिक स्वतंत्रता बिल आया है उसका मतलब क्या है, उत्तर प्रदेश पहले ला चुका है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से विकास योजनाओं परियोजनाओं की शुरुआत लगातार कर रहे हैं वो देश के लिए कितना महत्वपूर्ण है। और कुछ एक अच्छी खबरें होंगी, पॉजिटिव न्यूज भी होगी। सबसे पहले वही खबर जिसकी सबसे ज्यादा देश को इस वक्त कहें कि चिंता है, जो हमारे किसान भाई इन सर्दियों में सड़क पर बैठे हुए हैं, जो शायद कहें कि भ्रम में हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, भावुक हैं। लेकिन इस भावुकता में देश का बड़ा नुकसान हो रहा है। और पंजाब में जिस तरह से किसानों ने जियो के मोबाइल टावर तोड़े हैं, तार काट लिया, और उसके अलावा जो टावर्स के जनरेटर चुराकर गुरुद्वारे में दे दिए गए, ये बहुत खराब तस्वीरें आ रही। और जगह जगह से मेरे पास जो अपने मेरे सामाजिक परिवार के सदस्य हैं जो बता रहे हैं कि लुधियाना, अमृतसर और जालंधर ऐसी जगहों पर लगातार उद्योग बंदी का खतरा झेलते दिख रहे हैं। लगातार वो बढ़ रहा है, जिससे होता है ना कि बाढ़ के पानी के जल स्तर बढ़ता जाता है तो कहते हैं बाढ़ का खतरा बढ़ता दिख रहा है। वैसे ही उद्योगों के बंद होने का खतरा दिख रहा है। और अब किसानों को यह भी सोचना चाहिए, और इसीलिए मैं लगातार पंजाब के किसानों से बात कर रहा हूं। अभी और किसानों से कोशिश करूंगा जो बात कर पाएंगे, जिनके यहां जियो का टावर बदमाश लोगों ने नहीं काटा होगा, अराजक लोगों ने नहीं काटा होगा, नहीं खराब किया होगा, उनसे हम बात करेंगे। लेकिन आप सोचिए कि पंजाब की पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है, देश की पूरी अर्थव्यवस्था को चोट पहुंच रही है। और अगर पंजाब की पूरी अर्थव्यवस्था चौपट होगी तो निश्चित तौर पर देश की अर्थव्यवस्था पर तगड़ी चोट लगेगी ही लगेगी। हम उम्मीद करते हैं कि कल जब ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके बनाए कृषि कानूनों पर, क्योंकि ये बड़ा विचित्र है कि जब हम कहते हैं कि क्या इस सरकार ने, किसानों ने किया, तो एक भी ऐसा बड़ा उदाहरण नहीं बता पा रहे, एक भी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों का अहित किया हो। एक भी ऐसा मामला नहीं बता पा रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य से उनका जो कानून है, जिसको वो कोई नरेंद्र मोदी का कानून नहीं है, वो कानून तो इस देश के लगभग सभी राजनीतिक दलों ने समय समय पर उसको कहा था कि हम लेकर आएंगे, लेकिन नहीं लेकर आ पाए। सबका कुछ रहा होगा, नहीं कर पाए। और अब वो जब इस सरकार ने लाया, उस कानून को बनाया, तीनों कृषि कानून, तो किसान ज्यादातर उससे सहमत हैं, देश भर में सब उससे खुश हैं। पंजाब के भी जो किसान हैं वो खुश हैं। और पंजाब में तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बहुत समय से हो रही है, कोई कंपनी किसी का बुरा करके भाग नहीं गई है। और दो पंजाब के किसानों ने जो बहुत अच्छी बात कही, जो आपने सुनी होगी, एक ने कहा कि अगर घर में दीवार आ जाए दरार में तो घर तो तोड़ नहीं देंगे, उसको दीवार ठीक कराएंगे। ऐसे अगर कृषि कानूनों में कोई गड़बड़ है तो कानून सुधारेंगे। एक दूसरे किसान ने कहा कि बस की दुर्घटना हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो ऐसा थोड़ी ना कि बस में यात्रा करना छोड़ देंगे, ज्यादा बेहतर करेंगे, एहतियात करेंगे। तो वही इन कृषि कानूनों के भी साथ है। लेकिन दुर्भाग्य से एक बड़ा वर्ग है जो कम्युनिस्टों का प्रोपागेंडा जो मूवमेंट है, जिसमें ढेर सारे ऐसे लोग शामिल हैं जिनको किसान हितों से कतई लेना देना नहीं, जिनको देश में अराजकता बनी रहे, जिनको अपना पॉलिटिकल स्कोर सेटल करना है, ऐसे लोग किसानों को वापस घर नहीं जाने देना चाहते। हम उम्मीद करते हैं कि कल किसानों का दबाव काम आएगा और नरेंद्र सिंह तोमर, जो देश के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं, उनके साथ जो कल 2 बजे वार्ता होनी है उसमें हल निकलेगा। और आज कृषि मंत्री ने राष्ट्रीय वनस्पति स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान हैदराबाद, वहां पर नवीन बायो कंट्रोल लैब का शिलान्यास किया और इसके अलावा
कीटनाशक निरूपण तथा अवशेष विश्लेषणात्मक केंद्र, जो रेसिड्यू एनालिसिस सेंटर पराली, उसका भी उद्घाटन वीसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। और यह बड़ा जरूरी है समझना कि इस वार्ता के पहले, जो कल होनी है 2 बजे, उस वार्ता के पहले कई ऐसे किसान संगठन, जाहिर है जो ये चाहते हैं कि किसी भी स्थिति में बेहतरी हो देश की, वो किसान संगठन वो अलग अलग कृषि मंत्री, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मिल रहे हैं। ऐसे ही एक संगठन पीजेंट वेलफेयर एसोसिएशन मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश, इन्होंने कहा कि नए कृषि कानूनों से अब किसानों को अपनी उपज बेचने के अधिक अवसर मिलेंगे, उन्होंने समर्थन किया। जलगांव महाराष्ट्र के महाराष्ट्र राज्य कृषक समाज, इन्होंने भी समर्थन किया। जम्मू कश्मीर की J&K डेयरी प्रोड्यूसर्स प्रोसेसर्स एंड मार्केटिंग कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड, इन्होंने भी समर्थन किया। जम्मू कश्मीर की ही J&K किसान काउंसिल, इन्होंने भी समर्थन किया। हरियाणा के प्रगतिशील किसान क्लब, जिसके जो विजेंद्र सिंह दलाल और मान सिंह यादव, ये इसके नेता हैं, उन्होंने भी समर्थन किया। कोलकाता पश्चिम बंगाल के कृषि जागरण मंच, उन्होंने इसका समर्थन किया। इसके अलावा भारतीय किसान संगठन दिल्ली, उन्होंने समर्थन किया। अखिल भारतीय बंग परिषद, उन्होंने समर्थन किया है। राष्ट्रीय युवा वाहिनी, तो खैर ये तो इसको हम इसलिए नहीं मानेंगे कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ संगठन है, तो हम इसको उस लिस्ट में नहीं जोड़ेंगे। राष्ट्रीय अन्नदाता यूनियन, और ये जो राष्ट्रीय अन्नदाता यूनियन है, इसमें अवधेश प्रताप सिंह हैं, लखनऊ के ही वीरेंद्र रावत हैं, अमित तिवारी हैं और राम निवास यादव हैं, जो पैड पर जिनके नाम मुझे दिख रहे हैं, लवकुश यादव हैं, विमल यादव हैं। और इसमें लाल बहादुर शास्त्री जी, सरदार पटेल जी और महेंद्र सिंह टिकैत जी और चौधरी चरण सिंह जी की जो तस्वीर दिख रही है। नई दिल्ली का इंडियन किसान यूनियन भी समर्थन करता है। गाजियाबाद के भारतीय कृषक समाज ने समर्थन किया है। और ऐसे ढेर सारे किसान संगठन वो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री से मिल रहे हैं और उन्होंने अपना समर्थन किया है। लगातार सरकार की तरफ से ये बताने की कोशिश की जा रही है। और कल जब 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाई थी प्रधानमंत्री की ने, तो उन्होंने यही कहा कि किस तरह से भारत में जो विकास योजनाएं हैं उसमें किसानों की हिस्सेदारी बहुत ज्यादा है। उम्मीद हम करते हैं कि इस सब को तथ्य के साथ, तर्क के साथ किसान सुनेगा, समझेगा और हम उम्मीद करते हैं कि कल कोई न कोई रास्ता निकल आएगा। ये जो किसान बैठे हुए हैं दिल्ली में जो सीमाओं पर, वो अपने अपने घर जाएंगे। देश की तरक्की का जो रास्ता है उसमें बाधा नहीं बनेंगे, तरक्की में और बेहतरी करने में वो मददगार बनेंगे। और जब हम ये कह रहे हैं तो भरोसे के साथ करें, क्योंकि देश के किसानों का जो कहें कि उनकी जो प्रतिक्रिया आ रही होगी वो तो उनको भी जरूर मिल रही होगी। चाइनीज वायरस, हम कहें कि अभी तक का जो खतरा था तो भारत ने बहुत कम कर लिया। 2,70,000 से भी कम मामले हो गए, सिर्फ 17,000 मामले आए और 300 से कम वो जाने गई। तो ये भारत के लिहाज से बहुत 6 महीने बाद ऐसा आंकड़ा देखने को मिला। हालांकि जब तक एक भी ऐसा है तब तक तो हम चैन से नहीं बैठ सकते। और उसमें यूनाइटेड किंगडम से जो नया स्ट्रेन आया है वायरस का, ये एक नया वेरिएंट आ गया है, प्रकार आ गया है, वो डरा रहा है। और 6 लोग बेंगलुरु, कर्नाटक और तमिलनाडु और देश भर में 6 लोग जो यूनाइटेड किंगडम से लौट कर आए उनमें ये स्ट्रेन मिला है। सभी लोग जो 9 दिसंबर से 22 दिसंबर के बीच आए हैं, उन सब में अगर कोई भी लक्षण है तो उनको उनके फर्स्ट और सेकंड कांटेक्ट को भी बाकायदा निगरानी में रखा जाएगा, उनकी जांच की जाएगी। अच्छी बात यह है कि देश के ज्यादातर राज्यों ने वैक्सीन का ट्रायल रन पूरा कर लिया है। यानी जब वैक्सीन आ जाएगी तो कैसे वो तेजी से लोगों तक पहुंचाएंगे, अभी उसको हालांकि आखिरी स्वीकृति नहीं मिली है। और जो मामलों की बात करें तो 60 से ज्यादा उम्र वाले 55% इसमें हैं जिनकी जाने गई हैं, 70% पुरुष हैं जिनकी जाने गई हैं। और अगर हम कहें कि संक्रमण जो हो रहा है 63% पुरुष और 37% महिलाएं हैं। तो महिलाओं को ये वायरस, इसका मतलब उनकी
प्रतिरोधक क्षमता कम है या कहें कि उनका एक्सपोजर कम है, कोई भी चीज कह सकते हैं। और हरदीप सिंह पुरी नागर विमानन मंत्री ने कहा कि जल्द ही उड़ानें सामान्य होंगी। ये भी यूनाइटेड किंगडम के स्ट्रेन की वजह से ये उड़ानें बंद हुई हैं, जल्दी ही हम उम्मीद करेंगे। लेकिन चाइनीज वायरस से निपटने के साथ साथ चीन से निपटने की भी योजना और मजबूत करनी पड़ेगी। आज इस चुनौती की तरफ भारतीय वायुसेना के प्रमुख RKS भदौरिया ने कहीं कि इंगित किया, स्पष्ट तौर पर बताया और चीन को भी आगाह किया कि अगर भारत के साथ युद्ध की स्थिति में आए तो वैश्विक स्तर पर गंभीर परिणाम भुगतना होगा। जो योजना है विश्व में अपना प्रभाव बढ़ाने की, वो धरी की धरी रह जाएगी। और जो LAC पर राडार, सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू एयर यानी जमीन से जमीन, जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलें तैनात की ही ठीक नहीं है। भारत ने भी हालांकि अपनी तैयारी पूरी कर रखी है। आज भारत ने फ्रांसीसी राफेल विमानों के साथ युद्ध अभ्यास, युद्ध की स्थिति में जैसा अभ्यास होता है वो भी किया। और RKS भदौरिया साहब ने कहा कि पाकिस्तान जिस तरह से चीन की कठपुतली बन गया है वो बेहद खतरनाक है। CPEC की वजह से कर्ज के जाल में फंस गया है। और एक और खतरा उन्होंने बताया कि जो अफगानिस्तान से अमेरिका आउट हो रहा है तो चीन के लिए ज्यादा मौका मिल सकता है। और उसमें एक और जो बड़ी बात उन्होंने कही कि वाया पाकिस्तान भी और वैसे भी चीन इस क्षेत्र को अशांत रखने की अपनी कोशिश और बढ़ा सकता है। पाकिस्तान तो उसके साथ कठपुतली के जैसा है ही। अच्छी बात यह है कि भारत ने अपनी तैयारियां पूरी कर रखी हैं और वो किसी भी स्थिति में चीन को मुंहतोड़ जवाब देने में पाकिस्तान के साथ सक्षम है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यानी मालगाड़ियों के लिए समर्पित पूर्वी गलियारा, उसको राष्ट्र को समर्पित किया। लेकिन उसका एक हिस्सा न्यू खुर्जा से न्यू भाऊपुर, ये जो उसके बीच में जो रेल लाइन है उसका लोकार्पण किया। और ये जरा समझिए इसको कि आप जब जाते हैं तो अक्सर ट्रेनों की देरी हो जाती है, अक्सर मालगाड़ी की भी देरी होती है, यात्री गाड़ी की भी। अब डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनने से, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बात कही और मैंने कई लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि 2014 के पहले 1 किलोमीटर पटरी भी नहीं बिछी थी और उसके बाद ये तेजी में काम हुआ है। और मैंने कई लोगों से बातचीत की, हालांकि कुछ लोगों का ये कहना है कि ऐसा नहीं है, काम तो पहले भी हुआ था और योजना के शुरुआती चरण में ज्यादा समय लगता है। क्योंकि 2006 में ये योजना आई थी UPA 1 में, जब प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, और दूसरे UPA में भी कागजों पर ही ये योजना रह गई थी। लेकिन उसका एक दूसरा पहलू है कि जमीन को अधिग्रहण करना होता है, योजना बनानी होती है, कैसे क्या होगा। लेकिन कुछ एक और अधिकारियों से बात की तो उन्होंने कहा कि नहीं, बहुत बदलाव देखने को मिला। और 2014 के बाद यानी नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद इसमें जो एक्शन था वो थोड़ा बढ़ गया। तो दोनों चीजें हैं कि कई लोग कह रहे हैं कि उसी गति से रहा, कई लोगों ने कहा कि बहुत शानदार तेजी से हुआ। लेकिन कुल मिलाकर ये 2014 के बाद पटरियां बिछी और न्यू खुर्जा से न्यू भाऊपुर हो गया। अब ये पूरा जब बन जाएगा ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर तो देश भर में माल पहुंचाने की जो दिक्कत है वो खत्म होगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि किसान, कारोबारी, व्यापारी, हर कोई, क्योंकि कुछ भी है तो ले जाना है तो रेलवे से अच्छा क्या होगा, और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर होगा तो एक आंकड़े के मुताबिक 40% लोड जो पैसेंजर ट्रेन ट्रैक है उससे हट जाएगा। यानी अभी 100 में 40 वो फ्रेट वाली ट्रेन थी, तो जब वो हट जाएंगी तो उतनी जगह और मिल जाएगी, फास्ट ट्रेनें चल सकेंगी, वो सब काम हो सकेगा। अब 31 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजकोट एम्स की आधारशिला रखेंगे। 201 एकड़ जमीन का आवंटन हो चुका है। और एक बड़ा शानदार आंकड़ा आया डेटा ऑन पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, तो महिलाओं की जो भर्ती है पुलिस में, महिला पुलिस 16% बढ़ गई है पिछले वर्ष के मुकाबले। बहुत जरूरी है, ज्यादा महिलाएं हों, महिलाएं जहां भी रहेंगी संवेदनशीलता बढ़ेगी। और आप थोड़ा सोच के देखिए कि अगर आपके साथ आपकी दोस्त महिलाएं हैं, आपके परिवार में महिला बैठी हुई है, आप कहीं भी हैं, महिलाएं होती है तो थोड़ा सा सभ्यता भी समाज में रहती है, थोड़ा तो संवेदनशीलता रहती है, नैतिकता रहती है। अब ये अच्छा तरीका नहीं होगा कि आप महिलाओं को भी कहें कि वो असभ्य होना शुरू कर दें।
ये ठीक नहीं है, ये बहुत अच्छा नहीं है। और इसलिए जरूरी है कि आप इसको इस नजरिए से देखें कि एक दूसरे को कैसे बेहतर बनाने में पुरुष और महिला, क्योंकि ऐसा नहीं ना तो दोनों का मुकाबला है ना दोनों एक बराबर हैं, दोनों की अपनी विशिष्टता है और दोनों एक दूसरे से बहुत से मामलों में श्रेष्ठ हैं और बहुत से मामलों में सहयोगी हैं। लेकिन महिलाओं की उपस्थिति वातावरण को बेहतर करती है, घर हो या बाहर। असदुद्दीन ओवैसी, आज चूंकि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम अध्यादेश को मंजूरी दे दी और अब इसके बाद अगर किसी ने जबरदस्ती या गलत जानकारी देकर या धोखे से और धर्म परिवर्तन कराया तो उसको जेल हो जाएगी और 5 से 10 वर्ष की सजा है। उत्तर प्रदेश पहले ही कर चुका है, अब योगी आदित्यनाथ की सरकार के बाद शिवराज सिंह चौहान ने भी कर दिया। विधानसभा का सत्र नहीं हो पाया इसलिए अध्यादेश लाया गया है। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि संविधान हमें स्वतंत्रता देता है और भाजपा की सरकारें संविधान के खिलाफ काम कर रही हैं, सेक्युलरिज्म के खिलाफ काम कर रही हैं। लेकिन ओवैसी साहब को ये तो जरूर सोचना चाहिए, ढेर सारी खबरें ऐसी आती हैं जिसमें नाम बदलकर, पहचान बदलकर और धर्म परिवर्तन कराया जाता है। और ये सवाल हमेशा, मतलब कोई धर्म चाहे, कोई मत पंथ संप्रदाय चाहे, कुछ भी करना चाहे, उसकी स्वतंत्रता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि अगर प्रेम है तो प्रेम में धर्म परिवर्तन क्यों होता है? अगर ये नहीं होता तो शायद आज लव जिहाद या लव जिहाद के कानून की जरूरत ही नहीं होती। क्यों हिंदू लड़की को मुसलमान बनना ही पड़ता है, ये सोचना चाहिए। क्योंकि अगर आप प्रेम में जा रहे हैं तो उसमें फिर धार्मिक स्वतंत्रता तो उसके साथ ही है, या फिर धर्म है ही नहीं, या तो आप धर्म को मानते नहीं, और अगर धर्म मानते भी हैं और प्रेम कर रहे हैं तो कम से कम धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार तो दीजिए ही दीजिए। ये सोचना पड़ेगा। संविधान के मूल में भी यही है। और चूंकि इस तरह के जब मामलों पर बात होती है तो उसको सांप्रदायिक नजरिए से देखा जाता है। लेकिन मैं कहता हूं कि कोई भी हो, अगर कोई हिंदू लड़का ही किसी मुस्लिम लड़की से शादी करता है तो उसको उसका धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार नहीं होना चाहिए। तो कोई भी धर्म हो, कोई मत पंथ संप्रदाय हो, लव और उसके साथ कोई दूसरी नियत वो ठीक नहीं है। आज पंजाब की वाघा अटारी सीमा से 137 लोग पाकिस्तान लौट गए। अमृतसर की वाघा अटारी सीमा बड़ा अद्भुत दृश्य होता है, हालांकि उसमें बहुत गुस्सा, एक दूसरे के प्रति युद्ध जैसा माहौल, लेकिन अद्भुत होता है। एक बार जाके आपको देखना चाहिए। मैं भी एक ही बार गया हूं, फिर अवसर मिलेगा तो जरूर जाऊंगा। और वहां से 137 लोग गए, ये लॉकडाउन के समय से यहां फंसे हुए थे। गुजरात के भरूच से भाजपा सांसद मनसुख वसावा, उन्होंने आज इस्तीफा दे लिया है भारतीय जनता पार्टी से। और उन्होंने कहा कि जो वहां उनके क्षेत्र के लोग हैं, वो जो कानून है आदिवासियों के, जो उनका संरक्षण नहीं हो पा रहा है, और जो इको सेंसिटिव जोन वो बनना था और उसको बदल दिया गया पर्यावरण मंत्रालय ने, और 121 गांव उसकी जद में आ गए हैं, और इसलिए हम इसको इस्तीफा दे रहे हैं। वो लिख रहे हैं, I am resigning so that the image of the party is not damaged because of my mistakes. I have been a loyal worker of the party, so please forgive me. उन्होंने लिखा है बहुत साफ साफ कि हम पार्टी के बहुत निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से पार्टी की छवि खराब हो, मुझे क्षमा कीजिएगा। और इस चिट्ठी में उनका दर्द दिखता है। मुझे लगता है कि जो कुछ भी सरकार में बैठे हुए लोग हैं, दूसरे जो पर्यावरण मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि आई एम अल्टीमेटली ए ह्यूमन एंड ह्यूमन टेंड टू कमिट मिस्टेक्स। टू इंश्योर दैट द पार्टी डज नॉट सफर ड्यू टू माई मिस्टेक्स, आई रिजाइन फ्रॉम द पार्टी हुज फॉरगिवनेस आई सी। अब उन्होंने कहा है कि और भाजपा के जो प्रवक्ता है राज्य के भरत पांड्या, उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के जरिए चिट्ठी मिली है, और जो CR पाटिल जो अध्यक्ष हैं उन्होंने बात किया और उन्होंने कहा कि जो कुछ भी मुश्किल है उसको दूर किया जाएगा।
आदिवासियों के हक सुरक्षित रखे जाएंगे। और मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है, मनसुख वसावा अगर वो इस्तीफा दे रहे हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए सिर्फ छवि के लिहाज से मसला नहीं है। वो कह रहे हैं कि हम बहुत मतलब कष्ट में ये बात कर रहे हैं, और ये कोई छोटी बात नहीं है कि कोई नेता ये कहते हुए ये कह रहा हो कि हमें माफ कर दीजिएगा, और साथ में वो ये भी कह रहे हैं क्योंकि वो 6 बार से सांसद हैं तो उनकी बात का वजन है, कुछ तो है जिसको पार्टी को एड्रेस करना चाहिए। और लोकतंत्र में यही सबसे जरूरी चीज है कि अगर कुछ गड़बड़ हो रही है तो उसको ठीक किया जाए। जो गुजरात के बाद महाराष्ट्र की खबर, वर्षा राउत जो संजय राउत की पत्नी है वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने पेश नहीं हुई। पीएमसी बैंक घोटाले में उनका नाम आया है, उनके ऊपर आरोप लगे हैं। अब उन्होंने 5 जनवरी तक का समय मांगा है। हालांकि संजय राउत इस पे पॉलिटिकल लड़ाई लड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 120 भाजपा नेताओं की फाइल हमारे पास भी है तो आपको उनको जो भी कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। पश्चिम बंगाल, ममता बनर्जी ने आज बीरभूम के बोलपुर में रैली की और कहा कि ये बंगाल की संस्कृति पर भाजपा हमला कर रही है, 30 सीटें जीत के दिखा दो तो जाने। और उधर टीटागढ़ में पश्चिम बंगाल में ही भाजपा के नेता अर्जुन सिंह, शुभेंदु अधिकारी, बाबुल सुप्रियो, सौमित्र खान, शुभ्रांशु राय वो रैली कर रहे थे। मतलब चुनावी एकदम जो कहें कि रंग है बहुत गाढ़ा होता जा रहा है पश्चिम बंगाल में। कर्नाटक से बड़ी एक खराब खबर आई, जो वहां के लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके डिप्टी स्पीकर एसएल धर्मगौड़ा, वो उनका निधन हुआ और आत्महत्या जैसी चीज है। सुसाइड नोट मिला है, रेलवे ट्रैक के किनारे वो मिले चिकमंगलुरु में। सभी कह रहे हैं कि इसमें कुछ फाउल प्ले हो सकता है। मुझे लगता है कि इसकी जांच करनी चाहिए और जो भी सच्चाई है वो सामने आना चाहिए। केरल में वित्त मंत्री थॉमस इसाक आज वो जो विशेषाधिकार और नैतिकता समिति है विधानसभा की उसके सामने वो पेश हुए। और ये आज तक इतिहास में कभी हुआ नहीं कि किसी वित्त मंत्री को जो प्रिविलेज एंड एथिक्स कमेटी है उसके सामने पेश होना पड़ा। उनके ऊपर जो आरोप है बेहद गंभीर है। कांग्रेस के नेता वीडी सतीशन ने आरोप लगाया था कि उन्होंने सीएजी की रिपोर्ट लीक कर दी। ये बहुत शर्मनाक है, लेकिन वामपंथी राज्य में इस तरह की खबरें आती हैं और वो बड़ी चर्चा की वजह नहीं बनती हैं, ये उससे ज्यादा खतरनाक है। तमिलनाडु में राजनीति, अभी एडीएमके ने भारतीय जनता पार्टी को उसकी औकात दिखाई थी, कहा यहां कुछ नहीं कर पाओगे और हम सत्ता में भी आएंगे तो भी तुमको हिस्सेदारी नहीं देंगे। तो बहुत क्लियर कट संदेश था। और उसके बाद आज जो भाजपा के चीफ हैं एल मुरुगन, उन्होंने थोड़ा सहलाने की, समझाने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि नहीं हमारा गठबंधन मजबूत है और हम साथ रहेंगे। रजनीकांत जो आ रहे थे पार्टी बनाने के लिए, 31 दिसंबर अभी नहीं आया था, लेकिन पहले ही उन्होंने बता दिया कि अभी मेरा स्वास्थ्य मुझको इजाजत नहीं दे रहा है, स्वस्थ नहीं हूं मैं, इसलिए राजनीतिक पार्टी नहीं बनाऊंगा। हालांकि वो उसमें चिट्ठी में भी लिखते हैं कि मैं लोगों की सेवा करता रहूंगा। तो इसका मतलब कि तमिलनाडु की राजनीति में चुनाव के समय वो कुछ न कुछ खेल करेंगे, उनका प्रभाव रहेगा। और यही जानते हुए जो एमएनएम उसके जो अध्यक्ष हैं कमल हासन, उन्होंने कहा है कि वो भी बहुत दुखी हुए तब रजनीकांत के प्रशंसकों की तरह, और जल्दी ही वो जाकर मिलेंगे अपना चुनाव अभियान खत्म करके। कांग्रेस पार्टी ने आज एक कमेटी बनाई, समिति बनाई है एके एंटनी की अगुवाई में, जो बांग्लादेश मुक्ति हुई थी, जो युद्ध हुआ था 1971 का, जिसमें बांग्लादेश पाकिस्तान से कट के बना, तो उसके कार्यक्रम के लिए, उत्सव की तैयारी, उसके लिए एक आयोजन समिति बनी है जिसके अध्यक्ष एके एंटनी हैं। और अच्छा, भोपाल की एक खबर रह गई थी, अच्छी खबर हो कि पुराने भोपाल से नए भोपाल को जोड़ने वाले रानी कमलापति पुल का आज लोकार्पण शिवराज सिंह चौहान ने किया। और इससे उन्होंने कहा भी कि अगले 5 वर्षों में, और 5 वर्ष तो रहे नहीं, और भी बहुत सी योजनाएं हैं वो तेजी से उसको लागू करेंगे। उत्तर प्रदेश में एक तो आज बड़ा ये हुआ ही कि न्यू खुर्जा से न्यू भावपुर जो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, यानी जो माल गाड़ी के लिए समर्पित जो पूर्वी गलियारा है, उसका लोकार्पण हुआ एक खंड का। और प्रयागराज में जो कंट्रोल रूम है, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो दुनिया के सबसे आधुनिकतम कंट्रोल रूम में है,
उसका भी लोकार्पण हुआ। योगी आदित्यनाथ जी भी थे और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 21,652 लाभार्थियों के आवास निर्माण के लिए 87 करोड़ की पहली किस्त सीधे उनके खाते में ऑनलाइन हस्तांतरित कर दी। अब यूपी बिहार है तो राजनीति भी चलती रहती है। तो बिहार में राजद के नेता हैं राष्ट्रीय जनता दल के उदय नारायण चौधरी। उन्होंने कहा कि अब नीतीश जी को पार्टी भाजपा का साथ छोड़ देना चाहिए। भाजपा वैसे भी छोटी पार्टियों की दुश्मन है, वो चाहती है कि जेडीयू एनडीए से निकल जाए और उनको आकर तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए और खुद को राष्ट्रीय राजनीति में विपक्ष के नेता के तौर पर खड़े होना चाहिए। अब नीतीश जी को भी पता है कि राष्ट्रीय राजनीति में विपक्ष के नेता के तौर पर क्या स्थिति उनकी हो सकती है। बेहतर तो यह है कि वो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के संयोजक के तौर पर अपनी भूमिका देखें, क्योंकि विपक्ष के नेता के तौर पर उनकी जो भूमिका थी उसका वक्त शायद अब चला गया है। हालांकि अंतिम फैसला तो उन्हें ही लेना है और जिस तरह से राजद की तरफ से प्रस्ताव आया है कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाइए, अब ये नीतीश जी को तय करना है कि क्या उनका फिर से मजाक बनाने की तैयारी में राष्ट्रीय जनता दल है। असम में जो कांग्रेस के निलंबित विधायक राजदीप ग्वाला और अजंता नियोग, ये दोनों चले आए भारतीय जनता पार्टी में। हिमंत बिश्व शर्मा उनके सामने पार्टी में शामिल हो गए। कांग्रेस से कमल थाम लिया, हाथ से कमल थाम लिया और कहा कि कांग्रेस विजनलेस पार्टी है। अब भाई सब कह रहे हैं कि इस पार्टी में कुछ है ही नहीं है, कुछ सोच नहीं है, कोई दृष्टि नहीं है, कोई दृष्टिकोण नहीं। और जब अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष और भावी अध्यक्ष यानी श्रीमान राहुल गांधी जी ऐसे महत्वपूर्ण अवसर पर छुट्टी के लिए पता नहीं कहां चले जाते हैं, तो ये हर कोई कहेगा ही। ऐसे ही नहीं, शरद पवार ने कहा कि कंसिस्टेंसी नहीं है, लैक ऑफ कंसिस्टेंसी, और शिवानंद तिवारी ने भी लगभग यही कहा था। और एक खबर है कि मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए ट्रांसमिशन लाइन, स्मार्ट मीटरिंग, ग्रिड सुरक्षा से जुड़े जितने भी तरह के उत्पाद हैं उनका आयात रोका जाएगा। ऊर्जा मंत्रालय जल्द इसका ऐलान कर सकता है। और अब दो बड़ी अच्छी खबर। पहली खबर, ओडिशा के 64 वर्षीय जय किशोर प्रधान अभी डॉक्टर बनने जा रहे हैं। तो आप कहेंगे 64 वर्ष में डॉक्टर बनना, ये कौन सी बड़ी खबर है? बड़ी खबर ये है कि ये रिटायर्ड बैंकर हैं। इस बार उन्होंने नीट का एग्जाम दिया, उसमें सफलता हासिल की। अब एमबीबीएस फर्स्ट ईयर के वो स्टूडेंट हैं और वो कह रहे हैं कि हम समाज की सेवा करेंगे। 64 वर्ष की उम्र में एमबीबीएस की परीक्षा पास कर ली। और जाहिर है कि जब इस उम्र में है तो समाज सेवा के ही जज्बे से जाएंगे। इसमें दोनों ही चीज है, डॉक्टर बन रहे हैं इस उम्र में। अभी मन की बात में 93 वर्षीय जो उनका जिनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वो अपनी खुद की किताबें लिख रहे हैं और वो बहुत, जिसको हम कहते हैं ना कि जबरदस्त तरीके से एक प्रेरणा स्रोत के तौर पर हैं, कई किताबें लिख चुके हैं और 92 वर्ष की उम्र में वो टाइप कर रहे हैं कंप्यूटर पर। अब 64 वर्ष की उम्र में ये डॉक्टर बन रहे हैं। तो ये ऐसी खबरें हैं जो हमको बताती हैं कि किसी भी वक्त कुछ भी किया जा सकता है। इसमें जरा सा भी वो, जिसको हम कहते हैं कि कोई ऐसा नहीं कि कोई उम्र होगी, कोई वक्त होगा, ऐसा नहीं होता है। और अच्छा चलिए, अब देखिए यही है कि मैं अच्छी खबरों पर बुलेटिन खत्म करना चाहता हूं, लेकिन अब क्या करेंगे, बुराई तो है समाज में। और अभी भी तुरंत का पता चला तो उसको मैं बता दूं, सेबी ने एनडीटीवी पर डिस्क्लोजर रिलेटेड वायलेशंस के लिए 5 करोड़ का जुर्माना फिर से लगा दिया है। यानी एनडीटीवी फ्रॉड की दुकान हो गई है। और इस पर मैं अब अलग से बात करूंगा, क्योंकि पहले भी 2-3 हो चुका है। मैं सोच रहा था चलिए कोई बात नहीं। तो ये अभी आया है, सेबी इम्पोज अ पेनाल्टी ऑफ ₹5 करोड़ ऑन एनडीटीवी फॉर डिस्क्लोजर रिलेटेड वायलेशंस। और अब आखिरी खबर, ये खूबसूरत चित्र देखिए, ये है भारत की नई जो कहें कि पर्यटन की जो कोच होगी, जिस पर हम यात्रा करेंगे, विस्टाडोम पर्यटन कोच। इसका सफल परीक्षण हो गया, 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेंगी।
तो शानदार यात्रा होगी, सफर कैसा होगा तस्वीर देख के आपको दिख रहा होगा। आज पीयूष गोयल ने कहा कि ये अकल्पनीय आनंदमयी यात्रा के लिए कोच तैयार हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।